का हम लोग का क्या होगा दूसरा चैप्टर। तो दूसरा चैप्टर में पहला चैप्टर हो गया, बहुत अच्छा तरह से डिस्कस कर लिए थे हम लोग, दोनों वीडियो हम लोग डाल दिए हैं। उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके होगा पहला चैप्टर का। पहला चैप्टर क्या था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, लेकिन मुख्य रूप से उसमें पदार्थ के बारे में तत्व है, उसके बाद मिश्रण कितना प्रकार का होता है उसके बारे में, और उसको मिश्रण को अलग अलग किस विधि द्वारा करते हैं इसी में। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, परमाणु संरचना और सिद्धांत के बारे में, मतलब इसका हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी। छोटा सा चैप्टर है, हो जाएगा एक ही वीडियो में, इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अच्छा से पूरा अच्छा से डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट कौन सा है। तो परमाणु, परमाणु मतलब एटम। तो तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या बोलेंगे, परमाणु। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु। परमाणु अस्थायी होता है और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। परमाणु क्या होगा, अस्थायी और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु शब्द का परिचय डेमोक्रेटिस ने दिया था। कौन दिया था, तो डेमोक्रेटिस। परमाणु के लिए दो वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया, एक डाल्टन और दूसरा रदरफोर्ड। यानी परमाणु सिद्धांत तो कितना वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक, कौन कौन, डाल्टन और रदरफोर्ड। तो यह शॉर्ट में परिचय था। तो अब इसमें डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसके अनुसार पहला पॉइंट क्या हो गया, परमाणु अविभाज्य था। यानी उस समय था क्या, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में नहीं टूटेगा, मतलब और सबसे सूक्ष्मतम कण वही होगा, इसीलिए डाल्टन क्या बोला, परमाणु अविभाज्य है। दूसरा पॉइंट, भिन्न तत्व में भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होगा, मतलब अलग अलग तत्व का अलग अलग द्रव्यमान और रासायनिक गुण होगा। परमाणु अदृश्य कण है। परमाणु क्या है, अदृश्य कण है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता। तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट हो गया, डाल्टन का सिद्धांत मुख्यतः रासायनिक संयोजन पर आधारित है। डाल्टन का सिद्धांत किस पर है, रासायनिक संयोजन पर, एवं यह द्रव्यमान संरक्षण पर भी आधारित है। एक तो रासायनिक संयोजन पर, दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण। पूछता है ना कि डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन दोनों पे। लास्ट पॉइंट है, पदार्थ की प्रकृति के बारे में डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत देने। पदार्थ के प्रकृति के बारे में जो डाल्टन सिद्धांत दिया था कैसा था, तो बुनियादी सिद्धांत। तो यही हो गया डाल्टन के अनुसार। तो डाल्टन के अनुसार एक बार शॉर्ट देखते हैं। परमाणु अविभाज्य है, द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न तत्व का। उसके बाद परमाणु अदृश्य कण है, रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्मित कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। डाल्टन के सिद्धांत मुख्यतः रासायनिक संयोजन पर आधारित और द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। डाल्टन का सिद्धांत मुख्यतः रासायनिक और द्रव्यमान संरक्षण पर। और लास्ट पॉइंट हो गया, पदार्थ की प्रकृति क्या है, डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत पर दिया था। बस अब रदरफोर्ड का दूसरा देख रहे हैं। रदरफोर्ड के नाभिक सिद्धांत, इसके अनुसार परमाणु विभाज्य है। रदरफोर्ड क्या बोला, परमाणु विभाज्य है, जिनमें एक नाभिक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसे एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन। और रदरफोर्ड सबसे पहले क्या बोला, परमाणु विभाज्य है, जिसके नाभिक में बीच में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, जिसे साथ में क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं, मतलब कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है। बस यही दूसरा पॉइंट हो गया। इस तरह का फिगर दे के रखा हुआ है, नाभिक का है, स्वर्ण पथ था, उसके बाद उसमें अल्फा कण के से क्या क्या प्रहार कराया था ना सोने का पत्थर पे, तो बीच में नाभिक था, तो बीच में क्या हो गया, जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से लौट गया। और बहुत सारा अधिकांश मार्ग में क्या हो गया, जिधर से गया मतलब सीधे निकल गया, और नाभिक के सटा हुआ जब जा रहा था तो थोड़ा सा मुड़ गया था। मतलब तीन तरह का, एक अपने पथ से विचलित हो गया, एक अपने मार्ग पे ही वापस लौट गया, और एक हो गया क्या, बहुत अधिकांश क्षेत्र में इस पार से उस पार हो गया। बस यही था। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सोने के पत्थर पर गोल्ड फॉल पर अल्फा कणों के आघात कराया, जिसे उन्हें निम्नलिखित जानकारी मिला। पहला, अल्फा कण जो अभी हम लोग डिस्कस किए उसी के बारे में लिखा हुआ है। पहला है, अल्फा किरण सोने के पत्थर पर गोल्ड फॉल से सीधे पार कर गए। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के अंदर क्या है, खाली स्थान है, जो खाली स्थान से सीधे निकल गया। दूसरा पॉइंट, अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपने ही दिशा में क्या होगा, विचलित हो गया। मध्यवर्ती वाला विचलित हो गया, और यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु मध्यवर्ती वाले भाग में कोई धनावेश है। यानी कि स्पष्ट हो गया, मतलब अल्फा कण तो पॉजिटिव होता है, धनायन होता है, तो धनायन को क्या करेगा, एक दूसरे को विकर्षित करता है ना।
अगर अपोजिट रहता तो खींच लेता। तीसरा पॉइंट, अल्फा किरण वापस लौट भी जाती है, मतलब ठीक नाभिक के सीधा में जो था एग्जैक्ट वो क्या हो गया, अपने सीधा में लौट गया, क्योंकि उसमें उपस्थित धनावेश वस्तु और आयतन अत्यंत कम होता था। उसका क्या अत्यंत कम होता था, बहुत छोटा सा आकार होता है नाभिक का, तो उस रास्ते से क्या हो गया, आराम से लौट गया। चौथा पॉइंट हो गया, अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपनी ही दिशा में मुड़ गए। उसे स्पष्ट होता है कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में द्रव्यमान वाला कण है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग का नाम नाभिक रखा, यानी जिसमें द्रव्यमान रहता परमाणु का द्रव्यमान किस में निहित रहता है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान को मिला के ही ना परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, तो इसीलिए बहुत सारा द्रव्यमान इसीलिए वहाँ से रिटर्न हो, हाँ, उसका आयतन बहुत कम है, आयतन बहुत कम है। तो ये हो गया, यही 4 ठो नियम दिया था। बोला खाली जगह है जहाँ से पूरा आर पार हो जाएगा, सीधे दिशा में चल जाएगा, फिर नाभिक का सटा हुआ रहेगा तो विचलित हो जाएगा, और फिर जब बीच में जाएगा नाभिक से तो उससे क्या होगा, विचलित हो जाएगा, अपने रास्ते में ही वापस लौट जाएगा, बस यही था। और बोला क्या, बहुत कम आयतन रहेगा लेकिन द्रव्यमान सबसे निहित कहाँ रहेगा, नाभिक में, तो यही दिया। अब तत्व है और परमाणु संख्या, जैसे लोहा में परमाणु की संख्या कितना होता है, Fe में 1 के होता है, कैल्शियम में भी 1 रहेगा, यानी धातु जितना है 1 के में रहेगा। जैसे गैस जब अब बोलेंगे तो H2 बोला जाता है, H2 मतलब हाइड्रोजन ही बोलेंगे तो क्या H2, मतलब इसीलिए 2 परमाणु, मतलब परमाणुकता जो हम लोग जस्ट पढ़े थे उधर, यानी जितना यौगिके में बोलेंगे ना कितना परमाणुकता, यानी कितना परमाणु है, तो टोटल गिन के ना हम लोग बोलते थे, इसीलिए 2 ठो हाइड्रोजन है तो 2 ठो, जैसे यहाँ H2SO4 में है तो H2 मतलब 2 ठो हाइड्रोजन, सल्फर 1 ठो और ऑक्सीजन 4 ठो, टोटल गिन लिए तो 7। इसी तरह मतलब जितना परमाणु रहेगा उसको गिन के संख्या भाग ले रहा, हाँ कितना परमाणु, बस वही हो गया परमाणु। अब देखते हैं रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। रदरफोर्ड के अनुसार क्या होगा, परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्य रूप से, मतलब रदरफोर्ड बोला क्या, परमाणु जो है बहुत सारा कण से मिलकर बना हुआ, जिसमें मुख्य रूप से हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया। रदरफोर्ड के नाभिक की खोज, यानी कि रदरफोर्ड किसका खोज किया, नाभिक का खोज किया, इसी द्वारा ही यानी कि सोने के पत्थर पे क्या अल्फा कणों का प्रहार करा के, जिसमें परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसमें अति नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, अति न्यूक्लियॉन्स सम्मिलित रूप से, जिन्हें एक साथ न्यूक्लियॉन कहा जाता है, बस यही था। इसमें नाभिक का फिगर बना हुआ, जैसे देखिएगा तो इसमें फिगर बना हुआ है, फिगर में हो गया अति न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में रहेगा, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या में अंतर जो होता है ना, 10 पावर कितना होगा 5 प्लस में, कहा है कि परमाणु का जो है, परमाणु का त्रिज्या बोलेंगे तो 10 पावर -10, जिसको हम लोग 1 एंगस्ट्रम बोलेंगे, और 10 पावर -15 मीटर रहेगा तो उसको फर्मी बोला जाता है, और दोनों का डिफरेंट निकाल लेंगे तो 10 पावर 5 बच जाएगा। अगर यदि परमाणु का त्रिज्या बोलेगा तो एंगस्ट्रम सीधी सी बात, 10 to the power -10, और उसका अगर नाभिक का त्रिज्या बोलेगा 10 पावर -15, तो इसका दोनों का अंतर निकालेंगे तो 10 पावर 5 मीटर हो जाएगा। क्या माइनस में माइनस घटाएंगे तो प्लस में ना आएगा, तो इसीलिए किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है। संपूर्ण द्रव्यमान किस में होगा, केंद्र में। रदरफोर्ड का ये सब सिद्धांत है। परमाणु का ऊर्जा हमेशा क्या रहेगा, नियत। एक तो हो गया क्या अंतर, अगर जी बोलेंगे परमाणु का त्रिज्या और नाभिक का त्रिज्या से 10 पावर 5 मीटर का होगा, और द्रव्यमान कहाँ निहित रहेगा तो नाभिक में रहेगा, और ऊर्जा हमेशा क्या रहता है, नियत रहेगा, इसीलिए देता है परमाणु हमेशा उदासीन भी रहता है। हाँ, उसके का प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहने के कारण और भी अति रहता है, उसको न्यूट्रल करके रखता है, उदासीन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मौलिक कण पार्टिकल होता है, मतलब फंडामेंटल कण है। अभी तक तो इसका विभाज्य कण नहीं बोला, लेकिन एंटी पार्टिकल हो गया है ना। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कण है ना, मेसोन है, युकावा है, ये सब युकावा खोज किया था। उसके बाद परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन में होगा ऋणात्मक, प्रोटॉन में धनात्मक, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब यही चीज़ दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका खोज करता है, इसमें कितना कितना आवेश होता है, तो उसी के बारे में। इलेक्ट्रॉन का देखेंगे चिन्ह तो ई पर पावर माइनस लगा देंगे, और प्रोटॉन का सिर्फ पी होता है, न्यूट्रॉन का स्मॉल एन, लेकिन सब भी होगा क्या स्मॉल है, स्मॉल लेटर में। उसके बाद इस पर आवेश देखेंगे कूलम के अनुसार से, तो माइनस इलेक्ट्रॉन का देख रहे हैं आवेश -1.6022 10 पावर -19। अब प्रोटॉन में सेम होगा लेकिन प्लस में हो जाएगा, आवेश द्रव्यमान अलग अलग होता है, द्रव्यमान फिर चेंज हो जाता है। और न्यूट्रॉन में तो 0 होता है, आवेश कुछ नहीं होता, न्यूट्रल होता है। और सापेक्ष आवेश देखेंगे तो -1 इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रॉन का 0। और द्रव्यमान देखेंगे केजी में,
तो केजी में देखेंगे तो 9.109 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.109 × 10⁻31 केजी है। केजी में 31, और ग्राम में बोलेंगे तो यही 3 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9.109 × 10⁻28 28 ना आ जाएगा, काहे कि ग्राम में 1000 से गुना करेंगे तो माइनस घट जाएगा, तो 28 आ जाएगा, यही चीज़। और उसके बाद प्रोटॉन का देखेंगे तो 1.672 × 10⁻27, और न्यूट्रॉन का देखेंगे तो 1.675 × 10⁻27 केजी में, काहे कि टोटल केजी में, और ग्राम में आ जाएगा तो इसका 24 आ जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पावर कितना आ जाता है -24 में आएगा ग्राम में अगर बोलेंगे। लेकिन सबसे बोलेगा द्रव्यमान किसका अधिक, तो न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का यहाँ 75 है, यहाँ पे 72 है, 672 है ना, तो वही होता है। तो सबसे अधिक, सबसे अगर हल्का अगर बोलेगा तो सबसे न्यूट्रॉन का, नहीं सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक हो जाएगा न्यूट्रॉन, और सबसे कम हल्का हो गया इलेक्ट्रॉन। अब लगभग अगर एमयू में बोलेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0 होता है एएमयू में, ठीक है। अगर यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बोलेंगे तो 1 एएमयू के बराबर होता है। खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन, जे थॉमसन। उसके बाद प्रोटॉन का गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड देगा। जब गोल्डस्टीन नहीं रहेगा तो रदरफोर्ड, लेकिन गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड रहेगा दोनों तो मारेंगे क्या, गोल्डस्टीन का। सबसे पहले गोल्डस्टीन बताया था। और न्यूट्रॉन का हो जाएगा जेम्स शेप्डी, कब दिया था तो 1932, ठीक है। नोट में इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण, कारण क्या, कैथोड में भी क्या होता है, ऋण आवेश होता है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। प्रोटॉन को एनोड, काहे कि एनोड पे प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर होता है, लेकिन एक दूसरे के क्या होता है, आवेश बराबर होगा लेकिन विपरीत, इलेक्ट्रॉन माइनस होगा तो और प्रोटॉन पॉजिटिव प्लस वाला होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण जबकि न्यूट्रॉन सबसे भारी कण होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है, सबसे भारी कण होता है। यही चीज़ दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे हल्का हो जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन, और सबसे भारी हो जाएगा न्यूट्रॉन। यहाँ पे भी दे के रखा। प्रोटॉन अस्थायी कण होता है जबकि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अस्थायी होगा। प्रोटॉन क्या होगा, अस्थायी, और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अस्थायी। पूछेगा अस्थायी कण कौन कौन है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन हो जाएगा अस्थायी कण। भेदन क्षमता सबसे अधिक किसका होगा, न्यूट्रॉन का, तब प्रोटॉन का, सबसे कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, काहे कि द्रव्यमान सबसे कम उसी का ना होता है। तो सबसे अधिक द्रव्यमान किसका, न्यूट्रॉन का। तो इसीलिए मान के लो जैसे भारी वाला चीज़ रहेगा और हल्का वाला चीज़ से मारेंगे तो कम प्रभाव पड़ेगा ना, अब भारी वाला चीज़ से मारेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो वही भेदन क्षमता हो गया। नोट में परमाणु द्रव्यमान इकाई एएमयू में अगर यदि हम लोग देखेंगे तो एएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन के समस्थानिक 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को एएमयू कहा जाता है। द्रव्यमान अगर यदि निकालेंगे तो 12 लेंगे, और जीवाश्म जब बोलेगा तो कार्बन 14 लिया जाता है, ठीक है। जीवाश्म होता है ना कार्बन डेटिंग विधि द्वारा तो कार्बन 14, और लेकिन द्रव्यमान अगर यदि किसी भी चीज़ का निकालेंगे तो कार्बन 12 का प्रयोग। एक एएमयू बराबर होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। ग्राम में दिया है, वही केजी में रहता तो 27 हो जाएगा, ग्राम में दे के रखा हुआ ही। किसी भी तत्व को द्रव्यमान, किसी भी तत्व का द्रव्यमान कार्बन 12 के समस्थानिक से तुलना करके ज्ञात करते हैं। कोई भी चीज़ का हम लोग द्रव्यमान निकालेंगे ना तो किसका प्रयोग का तुलना करेंगे तो कार्बन 12 का। कार्बन का 1 ले लिया, कार्बन 12 का 12 होता है, उसका 12वां भाग 12/12 उसी का तुलना करके निकलता है। अब न्यूट्रॉनों को लिखेंगे किस तरह, तो यानी न्यूट्रॉन के नीचे में भी 0 और उसका भी ऊपर में भी 0 का इसका संकेत हो गया। खोजकर्ता हो गया पाउली। न्यूट्रॉनों का जो है संकेत कैसे, स्मॉल एन देंगे, नीचे में भी 0 ऊपर में भी 0, और उसके बाद संकेत हो गया ई, और उसके बाद खोजकर्ता कौन हो गया, पाउली। न्यूट्रॉनों का खोजकर्ता पाउली। इस पर आवेशहीन और द्रव्यमानहीन होता, न तो द्रव्यमान होगा न ही आवेश, इसीलिए तो 0 लगाया ऊपर में। नोट में बोस नामक मौलिक कण का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नामक बोस, एसन बोस के नाम पर रखा गया था, ठीक है। बोसोन नामक मौलिक कण का नाम जो है भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस यानी एसन बोस के नाम पर रखा गया था। बोसोन की खोज, बोसोन नामक मौलिक कण के नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, एसन बोस के नाम पर रखा गया था। मेसोन की खोज युकावा ने किया था। मेसोन का कौन किया था खोज, न्यूट्रॉनों का बोलेंगे तो पॉली, और मेसोन का हो जाएगा युकावा। अब पॉजिट्रॉनों देखते हैं। पॉजिट्रॉन जिसका संकेत होता है ई पर प्लस,
इलेक्ट्रॉन का होता है ई पर माइनस और ई पर प्लस लगा देंगे, मतलब इसका जस्ट अपोजिट ना होता है एंटी पार्टिकल कण, इलेक्ट्रॉन का खोज करदा एंडरसन हो गया। और इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण मतलब एंटी पार्टिकल कहा जाता है। निरपेक्ष मान होता है इसका कितना, सेम होगा लेकिन इसमें प्लस आ जाएगा, उसमें माइनस रहेगा इलेक्ट्रॉन में, तो इसमें प्लस वही है ना 9.1 और 9.1 है 0.09 इंटू 10⁻⁻, 28 ग्राम में केजी में बोलेंगे तो -31 हो जाएगा। द्रव्यमान निरपेक्ष सेम आवेश बोलेंगे, हाँ द्रव्यमान सेम रहेगा, खाली क्या है आवेश उसका वो माइनस में होगा, ये प्लस में, हाँ, बस। आवेश खाली। और निरपेक्ष आवेश हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 10⁻19 कूलम। नोट में जब एंटी पार्टिकल एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो वे परस्पर मिलकर एक दूसरे को विनाश कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन भी और न्यूट्रॉन हो अति पॉजिट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब आपस में मिलेगा दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, विनाश कर देगा। अब कक्षा देखते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट या सेल, नाभिक के चारों तरफ के वृत्ताकार पथ को कक्षा यानी ऑर्बिट या नहीं तो सेल कहा जाता है, या तो वृत्ताकार पक्ष को क्या बोलेंगे, कक्षा, ऑर्बिट या सेल कहा जाता है। कक्षा की संख्या कितना होता है, 7। इसको दर्शाते हैं किसमें, अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे, ठीक है। के से स्टार्ट होगा, KLMNOP Q तक जाएगा, 7 ठो आदि अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। नाभिक के सबसे नज़दीक वाली कक्षा को के कहा जाता है, मतलब सबसे नज़दीक में कौन हो जाएगा, के। नाभिक के सबसे नज़दीक के हो गया। और इस तरह का दिया हुआ सबसे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहेगा, उसके पहला वाला कक्षा के, उसके बाद दूसरा वाला होगा के, तीसरा वाला हो जाएगा एल। पूछता भी है कक्षा 1 को किससे दर्शाते हैं, तो दूसरा वाला को एम से, इस तरह से दूसरा वाला को एल से, हाँ, तीसरा वाला को एम से, तीसरा वाला को एम से, फिर एम एन और ऐसे करते बढ़ते चले जाएगा। ऊर्जा का क्रम KLMN मतलब ऊर्जा का बढ़ते जाएगा और क्रम भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। सबसे कम ऊर्जा किस में, के में, उसके बाद दूसरा वाला एल में, फिर MNO बढ़ते जाएगा कक्षा का संख्या और ऊर्जा भी बढ़ते जाएगा। बोर ब्यूरी योजना के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का फॉर्मूला दिया था ना, बोर सिद्धांत से ही ना, तो कितना, तो 2n² से, जहाँ n क्या होता है, कक्षा की संख्या दर्शाता है। n क्या करता है, कक्षा की संख्या दर्शाता। अगर यदि n बराबर 1 रखेंगे तो कक्षा 1 में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, कक्षा 1 में n बराबर 1 रखेंगे, n पर पावर स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 के होगा और 2 से गुना कर देंगे तो 2, मतलब k में कितना चले जाएगा, 2। वही चीज़ ना दिया है, 1 का मतलब 1 कक्षा रहेगा तो k से, n बराबर 2 रहेगा तो l को दर्शाएगा, n बराबर 3 रहेगा तो m, अब बस उसी का स्क्वायर करके 2 से गुना कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा। मतलब k में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, l में, हाँ, तो उसका फॉर्मूला हो गया 2n²। k में कितना, 2, l में 8, m में 18, इस तरह से आगे निकालते रहिएगा तो फार्मूला क्या हो गया, 2n²। अब हम लोग देख रहे हैं, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक की चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये ऐसा नहीं कि अब चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक की नज़दीक वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाना चाहता तो वह ऊर्जा क्या करेगा, ग्रहण। नज़दीक वाला से दूर में जाएगा तो ऊर्जा देना पड़ेगा, मतलब ऊर्जा लेगा। अगर वही दूर वाला से अगर नज़दीक वाला में आएगा तो ऊर्जा क्या करेगा, त्यागेगा। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक की दूर वाली कक्षा से नज़दीक वाला कक्षा में आना चाहता है तो क्या होगा, ऊर्जा त्याग, मतलब अपना कक्षा में घूमेगा तो कोई परिवर्तन नहीं, कोई लॉस उसने होगा। अगर नज़दीक वाला से अगर दूर में जाएगा तो ऊर्जा देना पड़ेगा। बाहर वाला से अगर नज़दीक वाला में आएगा यानी कि बाहर वाला से अंदर वाला में आएगा तो क्या करेगा, त्यागेगा। बस यही था। अब उप कक्षा, ये तो कक्षा के बारे में देख लिए। और इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है तो बोर बॉडी सिद्धांत, अब फार्मूला क्या था, 2n²। अब उप कक्षा, सब सेल या सब ऑर्बिट। प्रत्येक कक्षा की कई उपकक्षा भी होती है। प्रत्येक कक्षा का क्या हो गया, कई उपकक्षा, जिन्हें SPDF आदि अक्षरों द्वारा सूचित करते हैं। के, जैसे के में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 होता है। उसके बाद इसका उपकक्षा एक ही टो होता है, के का कितना होगा, 2 टो। का है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाता ना, S में कितना है इलेक्ट्रॉन, 2, P में 6, D में 10 और F में 14, वही है उपकक्षा दिया हुआ। L में यानी कि 2 ठो है, L का मान कितना होता है, 2, तो इसका 2 उपकक्षा हो जाएगा। कौन सी, S और P। M का हो जाएगा 3 ठो, तो इसका SPD और N बराबर 4 होगा तो SPD है। फिर जब अगर यदि N के बाद O में जाएंगे तो इसमें भी और बढ़ जाएगा, 4 ठो तो रहेगा, फिर S आ जाएगा। फिर हम गलत मारे थे तो सेट में
इसमें दिया था, हम इलेक्ट्रॉन मार दिए थे। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाएगा बाहरी कक्षा में, तो हम जे सोचे कि जे थॉमसन के अनुसार से वही खोज किया है, तो इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाएगा ये तो गलत बात है। बोर बॉडी, बोर और ब्यूरी ने दिया था। अब कक्षक देखते हैं, यानी कि ऑर्बिटल। एक तो उपकक्षा देख लिए, अब देख रहे हैं कक्षक मतलब ऑर्बिटल। नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है कक्षक कहलाता है। यानी प्रत्येक कक्षा तथा उपकक्षा में कक्षकों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है। ठीक है, क्या होगा? नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है कक्षक कहलाता है, और प्रत्येक कक्षा तथा उपकक्षा में कक्षक की अधिकतम संख्या निश्चित होता है। मतलब कितना अधिकतम होगा ये सब निश्चित है। इस कक्षक में कितना होगा? हाँ, तो प्रत्येक कक्षा यानी उप कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन का आधा होता है। जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उसी का जस्ट क्या होगा? आधा। ठीक है, जैसे एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक के थी में बटेगा, मतलब 2 में 2 से भगा देंगे तो एक के थोड़े रहेगा। पी में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 में 2 से भगा देंगे तो कक्षक हो जाएगा 3 ठो, या जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल 3। वही इसका डी का होता है 10, तो उसमें 10 में 2 से भाग देंगे 5 तो आ जाएगा, और 14 में रहेगा तो 2 से भाग देंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ के परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। अब देखते हैं इसका, जैसे इसका एकदम केमिस्ट्री पढ़ना है तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या याद रहना चाहिए ना। द्रव्यमान संख्या नहीं भी याद रहेगा, कम से कम परमाणु संख्या याद रहना चाहिए। 1 से कितना तक? 30 तक। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, उसका लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, उसके बाद कैल्शियम 20, स्केडियम 21, टाइटेनियम 22। टाइटेनियम ही होता है, टाइटेनियम नहीं होगा, 27 में होता है उसके बाद वेनेडियम, और उसके बाद क्रोमियम, और उसके बाद 25 में मैग्नीज, और उसके 26 में लोहा, उसके बाद कोबाल्ट, फिर 28 में निकेल, उसके बाद कॉपर और जिंक। इस तरह से 30 तक आ गया। नोट में बर्जेलियस ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया है। मतलब बर्जेलियस ने सुझाव दिया क्या? तत्वों का जो प्रतीक होगा, आखिर मान के लो इतना सा हाइड्रोजन है, हीलियम है, अलग अलग तत्व है ना, तो उसका आखिर किस तरह प्रतीक देंगे लिखने के लिए। जैसे फार्मूला जैसे H2O लिखते हैं, तो अब नाम ये नहीं है लिखेगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो उसका प्रतीक तो पूछता है प्रतीक कौन दिया? तो बर्जेलियस। अब बर्जेलियस ने सुझाव भी दिया क्या कि उसका पहला अक्षर या दूसरा अक्षर, लेकिन पहला वाला कैपिटल लेंगे, बाद वाला स्मॉल। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़ा अक्षर होता है, यही कौन और खोज प्रतीक दिया अभी तक कौन? तो बर्जेलियस। अब नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे दर्शाते हैं? जेड से, कैपिटल जेड। इसका खोज करता था मोसले। परमाणु संख्या का पूछता है, खोज करता कौन? मोसले। इसीलिए तो मोसले जो है आधुनिक पीरियोडिक टेबल परमाणु क्रमांक के आधार पर ही ना दिया है, तो इसीलिए उसका खोज करता कौन हो जाएगा? मोसले। किसी परमाणु के हाइड्रोजन का खोज केवेंडिश, हीलियम का लोकेयर। हाँ, अगर यदि इसका देखेंगे तो हाइड्रोजन का हो जाएगा कौन? केवेंडिश, खोज आविष्कारक। हीलियम का लोकेयर, नाइट्रोजन का रदरफोर्ड, ऑक्सीजन का सीले और प्रिस्टिले, सोडियम का डेवी, मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम दोनों डेवी है। और उसके बाद इसका पोटेशियम और क्लोरीन, पोटेशियम और क्लोरीन दोनों का डेवी। और उसके बाद क्लोरीन का हो जाएगा सीले। कौन हो जाएगा? तो इसका क्लोरीन का हो जाएगा सीले। तो सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम और क्लोरीन दोनों का 4 ठो का कौन हो गया? डेवी। और उसके बाद ऑक्सीजन का डेवी किसका 4 ठो, सोडियम, मैग्नीशियम, और उसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम 4 ठो का। मैग्नीशियम, पोटेशियम। इधर हो जाएगा हाइड्रोजन का हेनरी कैवेंडिश, और हीलियम का लोकेयर, और नाइट्रोजन का रदरफोर्ड, ऑक्सीजन का सीले और प्रिस्टले, सोडियम मैग्नीशियम का डेवी, और उसके बाद क्लोरीन का हो गया सीले, और उसके बाद पोटेशियम और क्लोरीन का हो जाएगा डेवी। परमाणु संख्या देख रहे थे और परमाणु क्रमांक, जिसका खोजकर्ता कौन हो गया? मोसले। उसके बाद किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या उस परमाणु का क्या होगा? परमाणु संख्या होगा। मतलब परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटीन की संख्या रहेगा, प्रोटॉन का ही संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या हमेशा पूर्णांक में होता है। परमाणु संख्या हमेशा क्या होगा? पूर्णांक। उस कभी पॉइंट में नहीं होगा या भिन्न में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। कहने का अर्थ यही है। प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग क्या बोलेंगे?
परमाणु संख्या, बोलेंगे। इसको प्रोटॉन की संख्या को हम लोग स्मॉल p द्वारा दर्शाते हैं, लेकिन परमाणु संख्या जब लिखेंगे तो कैपिटल जेट। अब परमाणु द्रव्यमान देखते हैं। एटॉमिक मास, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को उसका हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे। यानी परमाणु कितना प्रोटॉन की संख्या कितना है और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, दोनों का योग करके जो आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान। इसी को बोलेंगे एटॉमिक मास। तो और सूचित करेंगे A से। कैपिटल ए से कैपिटल ए बराबर होता है P+N। फार्मूला पूछ के इसका नॉमरिकल भी बहुत बार पूछता है ना। P+N अति होगा ए बराबर हो जाएगा P+N। अगर यदि n का मान निकालना रहेगा तो A+Z हो जाएगा। अगर यदि रहेगा तो P नहीं दे के रखेगा तो Z आ जाएगा, Z+N आ जाएगा। काहे कि Z को प्रोटॉन की संख्या जितना रहेगा उतना ही परमाणु संख्या होता है। तो दो तो फार्मूला A बराबर P+N या नहीं तो A बराबर Z+N। अगर यदि n निकालेंगे तो A-Z कर देंगे। इसी तरह यहाँ सोडियम का है परमाणु द्रव्यमान, तो ये सब इस तरह निकल जाएगा। केस 1 केस 2 बहुत सारा दिया है, इसका फार्मूला निकल जाएगा। अब नेक्स्ट है इधर मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मूलानुपाती से स्टार्ट करके और इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए रहिएगा तो, और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और किस तरह से हम लोग इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना सके। तो जय हिंद,